हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव करना हो तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है भारत के संविधान में, उसको स्टडी करेंगे। तो ये पार्ट 20 में दिया गया है और आर्टिकल केवल एक है, आर्टिकल 368। ठीक है। तो जैसे कोई भी और कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अमेंडमेंट का प्रावधान होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान है कि ये अमेंड कर दिया जाता है। क्यों वो अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ जाएगी? कोई भी फ्यूचर में कोई डिफिकल्टीज आ जाए, मान लीजिए प्रावधानों की वजह से, तो संविधान के को चलाने के संबंध में कोई डिफिकल्टी आ जाए और अमेंडमेंट की जरूरत महसूस हो, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। या फिर जो तमाम परिस्थितियां बदलती जा रही हैं साल दर साल, उसकी वजह से कोई अमेंडमेंट की जरूरत हो तो उसके लिए भी बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, भारत का संविधान इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत ज्यादा रिजिड ना हो। ठीक है। एक्सेसिव रिजिडिटी ना हो इसके अंदर, कि कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो एकदम असंभव टाइप का हो जाए, ऐसा नहीं बनाया गया है। एक्सेसिव रिजिडिटी नहीं है इसके अंदर। और कोई भी डेस्टिनेशन अगर ग्रो कर रहा है तो उसको बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से चेंज करना होता है, तो इसलिए चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो हमारा संविधान कि कोई भी रूलिंग पार्टी मिनटों सेकंडों में जब तक चाहे चेंज कर दे। ठीक है। एकदम एक्सट्रीम टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए हमारे संविधान में। इसीलिए हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने ना एक्सेसिव रिजिडिटी रखी है, ना ही एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, बीच का एक पार्ट रखा है, जो मतलब थोड़ी हल्की रिजिडिटी भी है और हल्की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है हमारा संविधान। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर कुछ असंतुष्टि है संविधान से संबंध में, तो जिसको भी कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसको बस संसद में 2/3 मेजोरिटी इकट्ठा करनी होगी और वो आराम से संविधान में अमेंडमेंट कर सकता है। और अगर 2/3 मेजोरिटी भी कोई पार्टी अरेंज नहीं कर पा रही है पार्लियामेंट में, इसका मतलब कि पब्लिक का सपोर्ट नहीं है इस अमेंडमेंट के लिए। अच्छा, ये भारत का संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे रूल करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बटी हुई है, इसलिए थोड़ा सा रिजिडिटी रहेगी। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा रिजिडिटी रहेगी अमेंडमेंट के लिए, लेकिन साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अच्छा, चूंकि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में बटी हुई है, तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेकंडों में जब चेंज कर दे पार्लियामेंट में, ये चीज उचित नहीं है। इसके लिए फिर इस तरीके से बनाया गया है कि कुछ प्रावधानों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की भी कंसेंट लेनी पड़े, तो थोड़ा सा रिजिडिटी रखी गई है, तो ताकि ये फेडरल स्ट्रक्चर ना हैम्पर हो जाए। बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे हुए, वहां की विधानसभाओं से परमिशन लिए बिना फेडरल स्ट्रक्चर ही ना चेंज कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए ये थोड़ी सी रिजिडिटी रखी गई है। इसीलिए कुछ प्रावधान ऐसे हैं संविधान में जिनको चेंज करने के लिए कम से कम आधी विधानसभाओं के का कंसेंट लेना पड़ता है। उसको भी हम लोग बाद में देखते हैं। अच्छा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको नहीं बदला जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है वो हम लोग अभी देखेंगे। ये फेमस केस है केशवानंद भारती 1973 का, उसमें ये उन्होंने कहा है। अच्छा, संविधान को चेंज करने की पावर क्या है, किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था संविधान, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं है संविधान को चेंज करने के लिए। अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं है। ये और एक लेजिस्लेशन के पावर जो है, पार्लियामेंट में जो कानून बनाने की पावर है, उसी के तहत पार्लियामेंट ही चेंज कर देगी। ठीक है। बस इतना है कि पार्लियामेंट में अधिकतर चीजों के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं चलेगी, लेकिन वो स्पेशल मेजोरिटी भी अभी हम लोग देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल 368 देख लेते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। क्या चेंज करने की पावर है
और उसका प्रोसीजर क्या है। मेन बातें, केवल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकती। स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल नहीं ला सकती कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रीवियस सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रावधान में एडिशन करके, चेंज, वेरिएशन करके, रिपील करके कोई नया प्रावधान लाया जा सकता है संविधान में, कोई प्रावधान रिपील करके हटाया जा सकता है, कोई प्रावधान चेंज किया जा सकता है। अच्छा, जो संविधान में अमेंडमेंट होगा वो इसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा। बिल के माध्यम से, कानून के बिल लाते हैं वैसे ही संविधान में अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा और दोनों हाउसेज में पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से। किसी भी हाउस में पहले प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही पहले प्रेजेंट करें, किसी भी हाउस में पहले प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको मिनिस्टर भी मूव कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को मूव कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेकर के मूव करना जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों सदनों में, तो सही बात है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? टोटल मेंबरशिप जो हाउस की है, लोकसभा की मान लीजिए, तो लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है, जितने भी मेंबर्स आ सकते हैं मैक्सिमम, उसमें वैकेंसीज भी शामिल है, एब्सेंट्स लोग भी शामिल है। तो टोटल जितनी सीटें हैं, चाहे वो फुल फिल की गई हो चाहे ना फिल की गई हो, पर वो मेंबर आए हो सदन में चाहे नहीं आए हो, वो सब काउंट करके उसका 50% से ज्यादा लोग उसके फेवर में वोट करें। और जितने लोग बैठे हुए हैं और वोट कर रहे हैं, उसमें से कम 2/3 लोग फेवर में वोट करें। तो अगर इस तरीके से ये दोनों चीजें फुलफिल होती हैं तो वो स्पेशल मेजोरिटी हुई और वो बिल पास माना जाएगा। अगर दोनों में से एक चीज भी मिसिंग है तो वो बिल पास नहीं माना जाएगा। दोनों हाउस सेपरेटली पास करेंगे, अलग अलग सिटिंग होगी दोनों हाउस की, दोनों हाउस सेपरेटली पास करेंगे। अगर दोनों हाउसेज में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो पाएगी। ज्वाइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए लागू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे जो कुछ प्रावधान संविधान में ऐसे भी हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, जो पावर का बंटवारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटा गया है, बंटवारा हुआ है, उससे संबंधित है। अगर उससे संबंधित कोई प्रावधान चेंज किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है, तो उस केस में स्पेशल मेजोरिटी से पास तो करना ही होगा दोनों सदनों में, उसके बाद फिर विधानसभाओं को भेजना होगा। और मिनिमम आधी विधानसभाएं, 28 राज्य हैं तो मिनिमम 14 राज्य विधानसभाओं से उसको पास कराना होगा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी में जितने लोग बैठे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग कंसेंट दे दें, अपनी फेवर में वोट कर दें, तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। और कम से कम आधी विधानसभाओं से, आधे राज्यों की, मतलब 28 में से कम 14 राज्यों की विधानसभाएं पास करें, तब वो फेडरल स्ट्रक्चर अमेंड होगा। नहीं तो वो फेडरल स्ट्रक्चर केवल पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर पाएगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया, चाहे स्पेशल मेजोरिटी से, और अगर फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो स्पेशल मेजोरिटी के बाद फिर 50% विधानसभाओं से भी पास हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जाएगा प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए। प्रेसिडेंट को कंसेंट अपना देना ही होगा, ठीक है। कंपलसरी है कि वो कंसेंट देंगे अपनी। वो न तो अपनी कंसेंट विथहोल्ड कर सकते हैं और न ही वो वापस कर सकते हैं रिकंसिडर पार्लियामेंट को कि रिकंसिडर करिए। और बिल्स में अलाउड है, लेकिन इस बिल में उन्हें अलाउड नहीं है, उन्हें मैंडेटरीली अपना कंसेंट देना ही होगा। अच्छा, जब पास हो जाएगा बिल तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन उसी के हिसाब से, उसी बिल के, उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से अमेंडेड माना जाएगा, ठीक है। इसको डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं, बहुत इजी है। एक बिल प्रिपेयर किया जाएगा और उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी एक जगह प्रेजेंट किया जाएगा। बिल किस लिए होगा? एडिशन करने के लिए, वेरिएशन करने के लिए, रिपील करने के लिए, संविधान के किसी भी प्रावधान को। बिल इनिशिएट किया जाएगा कहाँ? या तो राज्यसभा में भी कर सकते हैं या लोकसभा में भी कर सकते हैं।
ये मैंडेटरी नहीं है कि लोकसभा में ही स्टार्ट करना होगा। इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा एक एक सदन को, क्योंकि अलग अलग बैठ करके, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, टोटल मेंबरशिप जितने भी हाउस की हो सकती है उसका 50% से ज्यादा, और जितने लोग बैठे हैं और वोट कर रहे हैं उसके 2/3। अगर ये जो अमेंडमेंट बिल है किसी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के बाद फिर कम से कम आधी विधानसभाओं के से भी पास कराना होगा सिंपल मेजॉरिटी से। और अगर नहीं कर रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट, तो उसके बाद विधानसभाओं से पास कराने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। वो उनको अपनी कंसेंट देनी ही होगी। वो ना तो विथहोल्ड कर सकते हैं कंसेंट, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकते हैं, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड हो जाएगा। अच्छा, कितने तरह के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने तरीके से हो सकते हैं? मेनली 3 तरीके हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है, जैसे संविधान के कई प्रावधानों में ये लिखा हुआ है कि ये चेंज किया जाएगा, तो इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की भी जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट सिंपल लॉ प्रोसेस से, सिंपल मेजॉरिटी से उसके लिए वो बिल पास कर देगी और वो संविधान अमेंड हो जाएगा। इसको भी डिटेल में देखते हैं। और वो इस टाइप के अमेंडमेंट आर्टिकल 368 से भी कवर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए इसके अलावा अधिकतर प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है वो अभी हम लोगों ने देख ही लिया। और इसके अलावा जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो अफेक्ट कर रहे हैं संविधान आर्टिकल कुछ प्रावधान, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के बाद कम से कम आधी विधानसभाओं से भी पास कराना होगा, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं, 3 तरीके से होता है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। सबसे पहले देख लेते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या है? ये नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आर्टिकल 368 में कवर नहीं होता है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ शेड्यूल्स, कुछ प्रावधान चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 368 में कवर नहीं होगा, ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको सिंपल एक मेजॉरिटी से एक बिल पास किया जाएगा और वो अमेंड हो जाएगा। इसे एग्जांपल देख लेते हैं। आर्टिकल 100 क्लॉज 3, until parliament by law otherwise provides, the quorum for constituting a meeting in either house of the parliament shall be 1/10 of the total number of members of the house। किसी भी हाउस में कोरम 1/10 मेंबर्स होंगे तभी वो मीटिंग हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को पावर दे दी until पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स। ठीक है, अगर पार्लियामेंट एक सिंपल कानून बना दे, सिंपल लॉ से, सिंपल मेजॉरिटी से, कि 5% लोग ही कोरम कंस्टिट्यूट करेंगे, तो ये देखिए 1/10 वाला चेंज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पावर मिली हुई है, तो पार्लियामेंट को लॉ बना के चेंज करने की पावर मिली है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं होगा। ऑल्दो यहाँ चेंज हो रहा है, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होगी। और फिर उसके बाद 5% पे ही कोरम माना जाएगा, क्योंकि उस लॉ में लिखा है और यहाँ पे लिखा है उस लॉ के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो फिर ये अमेंडमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये ऑल्दो यहाँ 1/10 वाली बात फिर नलिफाई हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे पावर दे दी गई है ना कॉन्स्टिट्यूशन को कि आप पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है कि वो कानून बना करके इसको चेंज कर सकती है फिगर। तो पार्लियामेंट ने अगर मान लीजिए 5% का कानून बना दिया, 5% लोग ही कोरम कंस्टिट्यूट करेंगे, तो फिर वो 5% माना जाएगा और वो आर्टिकल 368 में कवर नहीं होगा। आर्टिकल 368 का 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 2 में लिखा है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना करके यूनियन में नए स्टेट्स शामिल कर सकती है, नया स्टेट्स बना सकती है, टर्म्स एंड कंडीशन उसकी भी डिसाइड कर सकती है।
आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? एनी लॉ रिफर टू इन आर्टिकल 2 और 3 shall contain such provisions for the amendment of first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law. ठीक है, जो भी लॉ बनाएगी पार्लियामेंट इस संबंध में, आर्टिकल 2 के संबंध में, वो ऐसे प्रोविजंस बनाएगी उसमें जिसमें फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड फोर्थ शेड्यूल अमेंड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन नो सच लॉ एज अफोर्सेड शैल बी डीम्ड टू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के लिए वो लॉ अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑल्दो फर्स्ट शेड्यूल तो फोर्थ शेड्यूल जिसमें सब लिस्ट दिया हुआ है राज्यों का, वो अमेंड हो जाएगा, वो चेंज करना पड़ेगा उस लॉ के पास होने के बाद। लेकिन लिखा है कि 368 में के तहत वो ये लॉ अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, तो सिंपल मेजॉरिटी से वो लॉ पास हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो 368 के लिए वो अमेंडमेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। बिहार एंड उत्तर प्रदेश ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट पास हुआ था 1968 में, और इससे फर्स्ट शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज हो गया था। ये कानून केवल सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया गया था, क्योंकि 368 इन्वोक नहीं हो रहा है। तमाम प्रावधान हैं संविधान में जिसमें ये सिंपल मेजॉरिटी से पास करके बिना 368 को इन्वोक किए अमेंडमेंट किया जा सकता है संविधान में। उसमें कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकतर प्रावधान संविधान के अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से वो अधिकतर प्रावधान अमेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन से प्रावधान स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं की जरूरत नहीं है? जो सिंपल मेजॉरिटी से अलाउड हैं, जो 368 को इन्वोक नहीं करते हैं, वो वाले प्रावधान इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। और कुछ फेडरल प्रोविजंस को फिट करते हैं, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी 50% स्टेट लेजिस्लेचर की भी कंसेंट चाहिए होगी, तो वो भी तो उसको हम लोग भी बाद में देखेंगे। इसके अलावा बाकी सारे प्रावधान, 2 तरह के प्रावधान जो भी हम लोग डिस्कस किए उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे प्रावधान स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी आप लोगों ने देखा ही था, जो भी टोटल मेंबरशिप है वैकेंसीज और एब्सेंटीज को इंक्लूड करते हुए, उसमें से आधे से ज्यादा और जितने लोग बैठे हैं वोट कर रहे हैं उसमें से 2/3। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे क्या क्या अमेंड किया जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी से। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, साथ ही साथ आधे या आधे से ज्यादा विधानसभाओं का परमिशन भी चाहिए। ठीक है, ये कौन से प्रावधान हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें करना क्या होगा? पहले तो स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होगा दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, और उसके बाद आधा या आधा से ज्यादा राज्यों में वो सिंपल मेजॉरिटी से वहां पे पास किया जाएगा। देखिए, आधे राज्यों की जरूरत है, 28 राज्यों में से 14 की ही जरूरत है, बाकी की 14 कुछ ना करें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि पूरे 28 की जरूरत है। कौन कौन से अमेंडमेंट है जिसमें मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है, उसमें जरूरत पड़ेगी इस तरह की स्टेट के रेटिफिकेशन की? आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, 241 हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 279 गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, Part 4 of Part 5, Chapter 4 of Part 5 Union Judiciary, Chapter 5 of Part 6 High Courts in States, Chapter 1 of Part 11 Legislative Relations between the Union and the States, और 7th शेड्यूल में जो भी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसके संबंध में कोई चेंज। और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इसमें भी आर्टिकल 368 अगर अमेंडमेंट वाला प्रावधान भी चेंज करना है तो भी स्टेट्स की रेटिफिकेशन जरूरी है। डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं किस तरह के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से
ये आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, उस हाउस की टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी 50% से ज्यादा, इसमें वैकेंसीज और एब्सेंटीज शामिल हैं, और जो लोग बैठे हैं वोट कर रहे हैं उसमें से कम 2/3। कौन से प्रोविजन अमेंड किए जा सकते हैं? फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी छोड़ करके बाकी सभी। और स्पेशल मेजॉरिटी, इसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ आधे कम से कम आधे राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर का भी परमिशन चाहिए, कंसेंट चाहिए। और दोनों उसमें करना क्या होगा कि इस पे बिल पास किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, दोनों सदनों द्वारा। उसके बाद कम से कम आधे राज्यों का स्टेट लेजिस्लेचर भी अप्रूव करेगी सिंपल मेजॉरिटी से। इसमें केवल फेडरल स्ट्रक्चर जहां पे अफेक्ट हो रहा है केवल उन्हीं के लिए है ये। तो अमेंडमेंट प्रोविजंस क्या है, इसको थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि संविधान का कोई भी हिस्सा अमेंड किया जा सकता है। कोई रेफरेंडम, जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है, और कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आज की डेट में है भी नहीं, वो जिसने बनाया था, लेकिन उसको रिकंस्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट के पास ही पूरी पावर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको प्रोविजन अमेंड करने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बेसिक फीचर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अमेंड नहीं किया जा सकता है। अच्छा, कुछ डाउट्स रेज किया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या अमेंड किए जा सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 13(2) जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, उसमें लिखा है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच मे टेक्स अवे और अब्रीजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। इसकी वजह से थोड़ा सा डाउट पैदा हो गया कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके बाद एक अमेंडमेंट लाई सरकार, 24th अमेंडमेंट 1971 में लाई थी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में। इसमें आर्टिकल 13(2) था ना वहां पे, उसमें 13(4) ऐड किया गया। ठीक है, 13(4) में लिखा है नथिंग इन दिस क्लॉज, दैट इज नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। अगर जो अमेंडमेंट की पावर्स आर्टिकल 368 में दी गई है, उस पावर को यूज कर रही है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, और उस पावर के तहत कोई अमेंडमेंट कर रही है, ठीक है, तो फिर वो 13(2) लागू नहीं होगा, ये वाला। तो फिर 13(2) लागू नहीं होगा, समझ गए। तो फिर इसका मतलब कि इसके बाद फिर उन्होंने एक और क्लॉज ऐड किया 368 में, जो चेंज करने वाली बात है। 368(3) देखिए, इसमें भी लिखा कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। अगर 368 का पावर यूज करके कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है तो 13 में जो रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब क्लियर कट हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स को कई बार अमेंड भी किया गया है इसी पावर को यूज करके। एक केशवानंद भारती का केस हुआ था, बहुत फेमस केस हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट हुए हैं 13(4) और 368(3) जो ऐड किया गया था, उसको सही बताया है। तो हम लोग फाइनली कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसका भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट द्वारा किया जा सकता है 368 के तहत। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग एक्ट होगा उस पर इस सवाल नहीं उठाया जा सकता इस ग्राउंड पे कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्वेट कर रहा है या एनक्रोच कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा है या काट रहा है। इस ग्राउंड पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, अमेंडमेंट ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, अब ये सवाल है कि क्या भारत के संविधान में कोई ऐसा प्रावधान भी है जिसका अमेंडमेंट संभव ही ना हो। ठीक है, तो ये गोलकनाथ का केस, फेमस केस हुआ था
और उसके बाद केशवानंद भारती वाला भी केस हुआ था, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 368 की पावर यूज करके बेसिक फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसको नहीं चेंज किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो कोर्ट्स के पास पावर है कि उसको खारिज कर दे, अल्ट्रा वायरस बता करके उसको खारिज कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 368 में अमेंडमेंट करने की परमिशन दी गई है, अमेंडमेंट करने का पावर दिया गया है। अगर आप बेसिक फीचर्स को चेंज कर देते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने के जैसा हो जाएगा। उसकी परमिशन नहीं है, उसकी अथॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट के पास, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेसिक फीचर्स जो मूलभूत फीचर्स हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको आप नहीं छेड़ सकते, बाकी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक फीचर्स क्या होता है? कोई मतलब क्लियर कट लिस्ट नहीं दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ये चीजें बेसिक फीचर्स हैं, लेकिन तमाम जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कुछ मैटर्स जो बेसिक फीचर्स में कवर हो सकते हैं। ऑल्दो ये कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, फाइनल लिस्ट नहीं है। एक तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, freedom and dignity of an individual, unity and integrity of the nation, free and fair elections, the essence of other fundamental rights in part 3, parliamentary system of government, principles of free and fair elections, effective access to justice, social justice, reasonableness, judicial review, article 32 and 226, principles of separation of power, objective specified in preamble to the constitution, sovereign democratic republican structure, the principles of equality, not every feature of the equality but the quintessence of equal justice, power of supreme court under article 32, 136, 141, 142, balance provided between part 3 fundamental rights and part 4 directive principles, concept of social and economic justice, limitations upon the amending powers conferred by आर्टिकल 368, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब बेसिक फीचर्स बताए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल जो 368(1) है जिसमें अमेंडमेंट का प्रावधान दिया है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं दी है कि ये चीजें अमेंड की जा सकती हैं और ये चीजें नहीं की जा सकती, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके तहत बेसिक फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड नहीं किए जा सकते हैं। तो अब फाइनली हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो 368 है आर्टिकल, वो पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का विदाउट एनी लिमिटेशन। ठीक है, और ये जो 368 क्लियर कट कहता है आर्टिकल कि ये जो अमेंडमेंट की पावर है ये रिपील की पावर भी शामिल है इसमें, और इसमें रिपील की पावर में बेसिक और एसेंशियल प्रोविजंस का भी अमेंडमेंट शामिल है। अमेंडमेंट का मतलब टोटल रिवीजन भी होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली रिवाइज भी कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन इसीलिए पार्लियामेंट ने दो क्लॉज ऐड किए थे 368 में, 368(4), 368(5). 368(4) में लिखा था, नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 मेड ऑफ प्रॉपर्टी टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। अगर 368 की पावर यूज करके कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 368(5) में क्या लिखा था? फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस आर्टिकल। 368(5) में ये लिखा है कि कोई लिमिटेशन नहीं है किसी तरह का चेंज करने का, एडिशन, वेरिएशन, रिपील करने की। तो पार्लियामेंट के पास पावर है इस संबंध में, उसमें किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि 368(5) में लिखा हुआ है कि कोई लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट की पावर्स में जो अमेंडमेंट करने के संबंध में। और 368 हमने पढ़ा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर एक जजमेंट आया मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में, तो उसमें ये दोनों जो क्लॉज थे 368(4), 368(5), 4 और 5 क्लॉज थे, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, कैंसिल कर दिया। किस ग्राउंड पे किया कि ये जुडिशियल रिव्यू को जो है वो एक बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये लिया मतलब खत्म नहीं किया जा सकता है। किसी भी चीज का जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक फीचर्स को हैम्पर नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए 368(4) और 368(5) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। तो फाइनल हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे? पहला तो ये कि संविधान का कोई भी हिस्सा अमेंड किया जा सकता है, और उसके लिए 368 की प्रोविजंस की जो प्रोसीजर डिफाइंड है वो हमको फॉलो करना होगा। संविधान को अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पार्लियामेंट के पास है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही कोई जनमत संग्रह वगैरह कराना पड़ेगा, सीधे पार्लियामेंट से ही अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन जो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं और ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी अमेंड नहीं किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ये प्रिंसिपल्स चेंज किए गए तो ये संविधान को फिर से लिखने के जैसा होगा, इसलिए बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हमारे नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।